हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा माम्बा और पीटर की कहानी देख लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है माम्बा। मैं अफ्रीका की एक छोटी सी विलेज तंजानिया में रहती हूँ। मैं रोज सुबह उठकर पानी भर कर लाती हूँ बहुत दूर से। मुझे पैदल पैदल चल के जाना पड़ता है और फिर जब मैं पानी भर कर लाती हूँ तो मुझे अपनी मदर की घर के काम में भी हेल्प करानी पड़ती है। उसके बाद मेरा भाई जो कि गोट्स की केयर टेकिंग करता है उसकी भी हेल्प करानी पड़ती है। गोट्स मतलब बकरियां, वो बकरियों का ध्यान रखता है, मैं भी उसकी हेल्प कराती हूँ बकरियों का ध्यान रखने में। हमारी फैमिली के पास एक छोटा सा लैंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा रॉकी है, मतलब पत्थर पत्थर हैं इस लैंड के एरिया पे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही कम मेज़ और बीन्स को ग्रो कर पाते हैं। अब ये जो मेज़ और बीन्स हैं ये इतने कम ग्रो होते हैं कि ये मान लो कि हम लोग पूरे साल भर खा भी नहीं सकते इन्हें अच्छे से। हेलो गाइस, मेरा नाम है पीटर। पीटता हूँ मैं तेल लगा के। मैं न्यूजीलैंड के अंदर रहता हूँ। मेरी फैमिली का एक बिजनेस है शीप रेयरिंग का, मतलब कि भेड़ बकरियां पाला करते हैं मेरे घर वाले। एवरीडे जब मैं स्कूल जाता हूँ रोज़ सुबह सुबह, और स्कूल से जब मैं सबको तेल लगा के पीट पीट के आता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि मेरे अंकल शीप्स का ध्यान रख रहे हैं और मैं अपने अंकल की हेल्प कराता हूँ। जो शीप्स हैं हमारे यार्ड मतलब हमारे आंगन के अंदर बड़े ही मज़े से ग्रास खाती रहती हैं और मज़े से घूमती रहती हैं। मेरे अंकल साइंटिफिक वे से इन सब शीप्स को मैनेज करते हैं। पता नहीं किन किन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं अंकल। हम लोग अपने घर के लिए कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है गाइज? जो तुम्हारे घर पे सब्जी आती है, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ये सब केमिकल्स का यूज़ करके ग्रो करे होते हैं। लेकिन मेरे घर पर ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, तो मैं बिना केमिकल्स वाली सब्जियां खाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि माम्बा और पीटर की जिंदगी के अंदर क्या डिफरेंस था, तो आप बोलोगे कि इन दोनों की जिंदगी के अंदर डिफरेंस यही था कि जो माम्बा थी वो अफ्रीका के अंदर रह रही थी और जो पीटर है वो न्यूजीलैंड के अंदर रह रहा था। जो माम्बा थी उसके आसपास घर की जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़्यादा रॉकी थी, तो वहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो नहीं होती थी। और जो पीटर था उसके आसपास घर की ज़मीन ऐसी थी कि जहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो हो जाती थी। साथ ही में आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जो पीटर के अंकल थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। किसका ध्यान रखने के लिए? शीप्स का ध्यान रखने के लिए। जबकि माम्बा के यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके घर में उसका भाई और उसके जो फादर थे वही ध्यान रखा करते थे। तो ये सारा डिफरेंस क्यों आ रहा है? दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके यहाँ का लैंड अच्छा था, तो आप बोलोगे पीटर के यहाँ का लैंड अच्छा था। उनके यहाँ का सॉइल भी अच्छा था, नेचुरल वेजिटेशन भी अच्छी थी और एनिमल्स भी अच्छे से रह पा रहे थे पीटर के यहाँ पर। अब ऐसा क्यों? एनिमल्स क्यों अच्छे से पीटर के यहाँ पे रह पा रहे थे? क्योंकि ग्रास वहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जा रही थी। लेकिन यहीं पर अगर माम्बा के यहाँ की बात करें तो माम्बा के यहाँ पर ग्रास वगैरह भी अच्छे से नहीं ग्रो हो रही थी, बिकॉज रॉकी प्लेस पे वो लोग रहते थे, पत्थर वाली जगह पर वो रहते थे। साथ ही में टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल थी, किसके पास? पीटर के पास, लेकिन माम्बा के पास अवेलेबल नहीं थी। अब आपको समझ में आया होगा कि जो डिफरेंस है अगर हम लोग देखें न्यूजीलैंड के अंदर और अफ्रीका के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज। अब कोई भी पर्सन न्यूजीलैंड को बताएगा बेटर और अफ्रीका को बताएगा बैड, बट ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज अफ्रीका के अंदर रिसोर्सेज कम है और न्यूजीलैंड के अंदर रिसोर्सेज ज्यादा है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें।
मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। लैंड एक काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है बल्कि लैंड तो। हम लोग अगर देखें तो अर्थ के ऊपर लगभग 30% ऐसा एरिया है जो कि लैंड वाला है, लेकिन सारा का सारा ये जो 30% एरिया है ये हैबिटेबल नहीं है, मतलब यहाँ पर आप रह नहीं सकते। कुछ एरिया तो ऐसा है जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, डेजर्ट्स ही डेजर्ट्स हैं, तो वहाँ पर आप नहीं रह सकते। इसलिए ये 30% का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप पूरे में रह सकते हो। अब रीज़न है ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, दैट इज़ लैंड एंड क्लाइमेट। अब वो कैसे है ये हम लोग देखेंगे आगे। अच्छा, आपने देखा होगा इस तरीके का फॉरेस्ट और इस तरीके का डेजर्ट। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं ये, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहना प्रेफर नहीं करते। तो लोग रहना कहाँ पर प्रेफर करते हैं? लोग प्रेफर करते हैं रहना प्लेन लैंड के ऊपर, जहाँ पर बहुत ही अच्छे से ये लोग क्या कर सकें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकें, कुछ उगाने की चीज़ें होती हैं खाने की उन्हें उगा सकें, फैक्ट्री सेटअप करनी है तो फैक्ट्री सेटअप हो जाएं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम ना हो और वाटर भी आसानी से मिल जाए। तो इस तरीके का जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर लोग रहना प्रेफर करते हैं। जो लैंड है उसका लोग यूज़ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए करते हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, कुछ लोग माइनिंग के लिए, कुछ लोग घर बनाने के लिए, कुछ लोग फॉरेस्ट्री के लिए, कुछ लोग रोड्स के लिए और कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए लैंड के ऊपर। तो लैंड के ऊपर आपने देखा कितनी सारी चीज़ें सेटअप होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें देखते हैं। एक तो टोपोग्राफी, मतलब कहाँ पर वो ज़मीन को ले रहे हैं। दूसरा चीज़, सॉइल की क्वालिटी कैसी है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमें चिप्स बनाने के लिए कुछ पोटैटोज़ की ज़रूरत है। अब ये जो पोटैटोज़ हैं ये ब्लैक कलर की एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ सॉइल है, वहीं पर अच्छे से ग्रो करते हैं। अब मैं कहाँ पर ग्रो करना प्रेफर करूँगा या कहाँ पर मैं इन पोटैटोज़ को ग्रो करना प्रेफर करूँगा? जहाँ पर ये ब्लैक कलर की सॉइल मिलेगी या फिर जहाँ पर नॉर्मल हमारी ब्राउन कलर की सॉइल मिलेगी? आप बोलोगे सर जहाँ पर ब्लैक कलर की सॉइल मिलेगी जिसमें अच्छे से पोटैटोज़ ग्रो करते हैं वहाँ पर आप प्रेफर करोगे। अच्छा, क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो राइस हैं उनकी फार्मिंग कहाँ पर होती है? इट हैपन्स इन पंजाब। पंजाब के अंदर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है और राइस को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली आप जब भी राइस को ग्रो करेंगे किसी भी फील्ड के अंदर, तो दो चीज़ें हैं, या तो वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा हो, बार बार रेनफॉल होती हो, या फिर आसानी से पानी मिल जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको लोग ध्यान में रखते हैं लैंड को लेने से पहले। इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, कुछ तो होते हैं ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन की वजह से भी लैंड का यूज होता है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी। कैसे? देखिए, लैंड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड किसे बोलते हैं? प्राइवेट लैंड जैसे कि आपके घर का खेत हो गया। अब ये क्या हो गया? दिस इज अ प्राइवेट लैंड, इसके ऊपर कोई और नहीं आ सकता। एक होता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड वो वाला लैंड जिसके ऊपर हर कोई जा सकता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकता है। जैसे फॉरेस्ट हो गए, ज़्यादातर फॉरेस्ट क्या होते हैं? कम्युनिटी लैंड होते हैं, जिसको भी जो भी दवाई कलेक्ट करनी होती है, कुछ अपने जो एनिमल्स हो गए, फार्म एनिमल्स हो गए, उनको ग्रास वगैरह खिलानी है तो वो फॉरेस्ट में ले गए। अच्छा, किसी को वेजिटेबल्स लेनी है फॉरेस्ट से तो वो वेजिटेबल्स ले लेता है। तो ये क्या, हमें कम्युनिटी लैंड से सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये सबके लिए कॉमन होती है, तो हम लोग कोई भी जाकर यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, डिमांड इंक्रीज होती जा रही है लैंड की, बट लैंड तो लिमिटेड ही है, लैंड तो बहुत कम है। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर भी अब क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड क्या हो रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा और फूड और वेजिटेबल्स ग्रो करे जा रहे हैं। इसकी वजह से जो लैंड की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है, लैंड स्लाइड्स होते जा रहे हैं, सॉइल इरोजन होता जा रहा है, मतलब कि सॉइल खराब होता जा रहा है। डेजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है वो वाला लैंड जहां पर पहले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आसानी से उगा करते थे। तो इसी की वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है। किसकी वजह से? हम ह्यूमन बींग्स की वजह से। हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड को अपने यूज़ की वजह से उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लैंड खराब होता जा रहा है। अब हम लोगों को कंजर्व करना चाहिए हमारे लैंड को, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। कैसे कर सकते हैं हम लोग कंजर्व? बाय लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लैंड है उसको डिग्रेड कर रहे हैं। क्या है?
देखिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, फॉरेस्ट से ट्री कट करे, वुड मिल गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें लगा कि यार देखो लैंड हमारे पास कम पड़ रहा है, तो हम लोग फॉरेस्ट को कट करके उस वाले लैंड के अंदर घर बना लेते हैं, या फिर क्या करते हैं उस जगह पर फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है। तो हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं लैंड को? सबसे पहले अगर हम लोग इस चीज़ को रोक दें, मतलब डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कट करना बंद कर दें। हाउ टू चेक प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। देखो अगर हमें कहीं पर भी चेक करना हो कि कितना लैंड डिग्रेड हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन, मतलब वहां पर कितने ज़्यादा फॉरेस्ट है। मान लो अगर फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, फॉरेस्ट को कट कर दिया लोगों ने, तो वहाँ के लैंड की क्वालिटी ऑब्वियसली डिग्रेड हो गई होगी, खराब हो गई होगी। लैंड रिक्लेमिनेशन, मतलब कितना ज़्यादा लैंड इंप्रूव हो रहा है, कितना लैंड के अंदर सुधार है। हाउ मच इंप्रूवमेंट लैंड इज शोइंग। अगर लैंड बहुत कम इंप्रूवमेंट शो कर रहा है तो मतलब कि लैंड की क्वालिटी क्या है, खराब है। अच्छा, लैंड जहां पर हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, अगर लैंड की क्वालिटी को देखते हैं, तो वहां पर इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि कितने ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं उस लैंड के ऊपर। मान लो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं, तो मतलब कि वो लैंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अच्छा, ओवर ग्रेजिंग भी हो जाती है। अब ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर दो फार्मर्स थे, एक फार्मर का ये वाला लैंड था, एक फार्मर का ये वाला लैंड था। अब ये जो फार्मर था ये क्या करता था कि जो भी इसके पेट्स थे, जो भी इसके एनिमल्स थे, फार्म एनिमल्स थे, काऊ वगैरह हुआ करती थी, उनको घास कभी उस वाले एरिया में खिलाता था, कभी इस वाले एरिया में, कभी इधर, अलग अलग जगह पर घास खिलाता था। लेकिन एक ये वाला जो फार्मर था, इसने क्या करा, इसने एक ही जगह पर क्या करा, घास खाने के लिए भेज दिया काउज को, अपने फार्म एनिमल्स को, जिसकी वजह से ये ज़मीन देख सकते हो ओवर ग्रेजिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ तक कि ये ज़मीन ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या बन गई हो, डेजर्ट बन गई हो। सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन आखिरकार सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब पत्थर बहुत समय तक ऐसे ही पड़े रहते हैं धूप के अंदर, बारिश के अंदर, तो धीरे धीरे करके धूप और बारिश उनको इफेक्ट करती है, और यही जो स्टोन्स होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर हमें देखने को मिलता है सॉइल। लेकिन जब हम सॉइल की बात करते हैं तो वो सिर्फ इन पत्थर के छोटे छोटे चूरे का ही नहीं बना होता, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल कैसे बनता है ये जानना आपके लिए। आई होप अब आपको क्लियर होगा। बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, धूप की वजह से, बारिश की वजह से दे टर्न इनटू व्हाट वी कैन कॉल सॉइल। तो अब आपने देखा कि सॉइल कैसे बनता है, लेकिन सॉइल के लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे एनसीईआरटी में हमारा एक चार्ट दिया है कि एक होता है पेरेंट रॉक, कैसा था। अब पेरेंट रॉक डिसाइड करता है सॉइल की ज़्यादातर क्वालिटीज़ को। जैसे कि मान लो अगर पेरेंट रॉक, मतलब जो रॉक था जिससे ये सॉइल बना है, वो ब्लैक कलर का था, तो ऑब्वियसली सॉइल का कलर भी ब्लैक होने वाला है। अगर वो पत्थर ब्राउन कलर का था तो सॉइल का कलर भी ब्राउन होने वाला है। साथ ही में रिलीफ मतलब कि किस एल्टीट्यूड, किस स्लोप पे ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा, फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं जहाँ पर ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो फ्लोरा फौना भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे सॉइल को। टाइम, विद टाइम जो सॉइल की प्रोफाइल है वो कभी कभी इंप्रूव भी हो जाती है, कभी कभी खराब भी हो जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। दूसरी चीज़ क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और रेनफॉल भी। देखो रेनफॉल कैसे रोल प्ले करती है, अगर एक सॉइल है जहाँ पर रेनफॉल हो रही है तो वो सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेनफॉल ही नहीं हो रही तो वो सॉइल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, ऑलमोस्ट सैंड के अंदर, जो हमें देखने को मिलता है डेजर्ट्स के अंदर। तो मेजर फैक्टर्स जो हैं सॉइल के वो हमने देखे, अदर फैक्टर्स भी देखे। इसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर्स जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रहा है। एक तो डिफॉरेस्टेशन, हम ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, उनकी वजह से। ओवर ग्रेजिंग की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स आजकल पाल रहे हैं, फार्म एनिमल्स पाल रहे हैं, और उनसे ग्रेजिंग भी बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, उन्हें खिला भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग सॉइल के अंदर, इसकी वजह से भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। रेन वॉश, रेन की वजह से क्या होता है, सॉइल कभी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सॉइल क्या हो जाता है, कहीं कहीं का डिग्रेड हो जाता है। लैंडस्लाइड्स की वजह से भी और फ्लड्स की वजह से भी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है। सॉइल को आप कंजर्व कैसे कर सकते हो? एक सबसे पहला
पहला प्रोसेस है दैट इज मल्चिंग। मल्चिंग के अंदर क्या होता है, हमने सॉइल को लिया, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी घास रख दी। अब ये जो घास है ये क्या करेगी, सॉइल के अंदर जो भी वाटर होगा उसे इवेपोरेट होने से रोकेगी। घास ऊपर है तो सॉइल के अंदर वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। फिर आते हैं काउंटर बैरियर्स। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमने फार्मिंग करना शुरू करा और यहाँ से मैंने अपनी फील्ड के अंदर वाटर दिया। अब जब मैंने वाटर दिया है तो ये स्लोप क्रिएट हो रखा है तो वाटर आगे तक फ्लो हो जाएगा, लेकिन ये जो मैंने बैरियर क्रिएट कर दिया बीच में, अब यहाँ पर आकर वाटर फंस जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हमने, काउंटर बैरियर्स। यहाँ पर हम लोग बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं। रॉक डैम्स भी हैं, रॉक डैम्स के थ्रू भी हम लोग क्या कर पाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो वाटर का फ्लो रोक देते हैं। इसकी वजह से भी हमारे जो सॉइल है वो आगे की तरफ नहीं जाता और एक जगह पर रुक जाता है। टेरेस फार्मिंग, जस्ट एज काउंटर बैरियर्स देखा आपने, इसी तरीके से टेरेस फार्मिंग भी है। टेरेस फार्मिंग के अंदर भी कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होता है। इंटरक्रॉपिंग की वजह से भी हम लोग सॉइल को बचा सकते हैं। मतलब ऐसा ना करें कि एक ही फील्ड के अंदर एक ही टाइप के क्रॉप को आप उगाते रहें, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को उगाएं, इससे भी सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अब प्लोइंग की वजह से भी क्या हो जाते हैं, हमारी सॉइल क्या है, इंप्रूव हो जाता है। तो काउंटर प्लोइंग की वजह से भी हमारा सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। फिर शेल्टर बेल्ट्स जो हैं हम लोगों को देखने को मिलते हैं हमारे कोस्टल और ड्राई रीजन्स के अंदर, जहां पर रोज ऑफ ट्रीज को प्लांट कर दिया जाता है जिससे कि विंड की मूवमेंट हम लोग जान सकें और सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें। मान लो हवा अगर चली तो उसके अंदर से मिट्टी उड़ेगी। अब मिट्टी उड़ेगी तो मान लो साथ में बहुत सारे ट्रीज लगा रखे हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, तो अब वो जो मिट्टी उड़ेगी ना वो टकराएगी जब इन ट्रीज से, फिर वो नीचे गिर जाएगी दोबारा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर पा रहे हो, सॉइल को कंजर्व कर पा रहे हो। आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। वाटर इज इंपॉर्टेंट एंड रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है और इसमें से ओनली 2.7% फ्रेश वाटर है, लेकिन ये भी इसमें से भी 70% ऐसा वाटर है जो कि आइस की फॉर्म के अंदर है। ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और भी बहुत सारे माउंटेन रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है जहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो ये समझ लो कि 70% वाटर भी 2.7 में से क्या है, यूजेबल नहीं है। ओनली 1% फ्रेश वाटर है जिसे हम ह्यूमन बींग्स यूज कर सकते हैं। तो फ्रेश वाटर काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का तो अब आपको पता ही चल गया होगा। अच्छा, ये जो वाटर है एक तरीके से मैंने बोला रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब बार बार वाटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल। लेकिन अब ये जो वाटर साइकिल वाला फॉर्मूला है या फिर एक रिन्यूएबल रिसोर्स था वाटर, ये चीज़ भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूजेज कर रहे हैं। सिर्फ हम पानी को पीते ही नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ मतलब फैक्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी वाटर का यूज़ करा जाता है। तो इतनी सारी जगह वाटर यूज़ हो रहा है, इस वजह से धीरे धीरे करके वाटर क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। अब फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर के अंदर। एक तो देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से वाटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड क्रॉप्स, तो क्रॉप्स की वजह से भी क्या होता जा रहा है, वाटर की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब कि अब धीरे धीरे करके मॉडर्न मेथड्स यूज होते जा रहे हैं तो उसमें भी वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तो अब क्या है, धीरे धीरे करके लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या होता था कि लोग थोड़ा 1-2 दिन नहाना स्किप कर देते, बट अब क्या है, अब लोग रोज़ नहाते हैं तो इसकी वजह से भी वाटर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अब आप कैसे सेव कर सकते हो वाटर को बिना नहाए, तो काफ़ी आसान तरीका है और बहाना भी अच्छा है, आप दे सकते हो जो घर पे। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हम वाटर के रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ लोग जो डिस्चार्ज अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेजेस हैं उनके अंदर केमिकल्स को डायरेक्टली रिलीज़ कर रहे हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, ये देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ये डायरेक्टली जो इनका पॉल्यूटेड वाटर है उसको रिवर के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं। तो रिवर के अंदर जो भी वाटर था वो ख़राब होता जा रहा है। तो एक ये मेजर कंटेमिनेंट्स हैं, इस चीज़ को रोकना चाहिए। हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो फॉरेस्ट और जो अदर वेजिटेशंस हैं वो धीरे धीरे करके वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसे रिप्लेनिश करती रहती हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है,
जिसकी वजह से हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं, वाटर को हम लोग बचा सकते हैं। वाटर ये क्या हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे बारिश होती है तो आप अपनी छत के ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम लगा लो कि वो पूरा रेन वाटर कलेक्ट हो जाए एक जगह, फिर उस रेन वाटर को आप बाद में यूज़ कर सकते हो। कैनाल्स को प्रॉपरली लाइंड अप करना चाहिए जिससे कि मिनिमाइज हो लॉसेज ऑफ वाटर सीपेज। यूजिंग ऑफ स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरिगेट्स द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो यहाँ पर हम लोग स्प्रिंकलर्स के यूजेज से भी क्या कर सकते हैं, वाटर का थोड़ा सा जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ड्रिप इरिगेशन जैसे मेथड्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग के अंदर, जो कि बहुत यूज़फुल हैं और इनकी वजह से ही हम लोग बहुत सारा वाटर बचा सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों एक जगह मिलते हैं उसी जगह को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के अंदर हमें अलग अलग इकोसिस्टम्स भी दिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस फिश की, तो ये फिश एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर रह रही है, मतलब आसपास इसके वाटर है, प्लांट्स हैं जो वाटर वाले होते हैं। और अगर हम लोग इस फॉक्स की बात करें तो फॉक्स के आसपास क्या है, ग्रास है और भी एनिमल्स हैं। लेकिन क्या ये फॉक्स वाटर के अंदर रह रही है? नहीं। क्या ये वाटर के अंदर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, बट वाटर के अंदर ये नहीं रहती। तो इसके आसपास का जो भी एरिया है दैट इज इट्स इकोसिस्टम। फॉक्स का ये इकोसिस्टम हो गया। अब ये इस ग्रास को भी खा सकती है, किसी एनिमल को भी खा सकती है। नेक्स्ट चीज है यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की यूजफुलनेस, देखिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, हमें शेल्टर देते हैं, ठीक है, साथ ही में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम लोग ब्रीथ करते हैं। और क्या करते हैं प्लांट्स सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं और एज अ शेल्टर बेल्ट एक्ट करते हैं। हमें प्लांट्स से और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंडरग्राउंड वाटर की भी स्टोरेज में हेल्प करते हैं प्लांट्स। फ्रूट्स देते हैं हमें, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिन देते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्लांट्स को कंजर्व करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, साथ ही में एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी आती हैं। अब वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमें वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वुल मिलता है, इंसेक्ट जो बनी हनी जैसे हनी मिलता है हमें, किससे मिलता है, इंसेक्ट लाइक बीज से। और हमें ये भी पता चलता है कि जो बीज हैं वो पॉलिनेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं फ्लावर्स की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक न्यू टाइप का फ्लावर उगने में भी बीज की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। नेक्स्ट है प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जो वल्चर्स हैं और जो हमारे कुछ एनिमल्स हैं दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को खाती हैं और डीकम्पोजर के साथ एक्ट करती हैं एज वेल। तो वल्चर्स की अगर हम लोग बात करें तो वल्चर्स क्या करते हैं, जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा फॉरेस्ट के अंदर अगर चूहा मर गया तो अब उस चूहे का क्या होगा, उस चूहे को वल्चर्स खा जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी पूरा फॉरेस्ट है वो क्लीन रहता है। और ये जो डेड चीज़ों को खाते हैं इन लोगों को हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर्स। और ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, हमारे आसपास की जगहों को क्लीन रखते हैं बाय ईटिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब जो वेजिटेशंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है नेचुरली विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। देखो जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, वहाँ पर ट्रीज़ हमें काफ़ी ह्यूज देखने को मिलेंगे। जहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं होगा, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ट्रीज़ नहीं। जैसे जैसे ये मॉइस्चर और रेनफॉल डिक्रीज होती जाएगी ऐसे जो ट्रीज़ का साइज़ है वो भी डिक्रीज होता जाता है, उनकी डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो। जहाँ पर काफ़ी कम रेनफॉल होती है, मतलब मीडियम लेवल की रेनफॉल होती है, वहाँ पर छोटे छोटे ट्रीज ही हमें उगते हुए दिखते हैं। और इन वाली जगहों को हम लोग ज़्यादातर ग्रासलैंड्स बोलते हैं और यहीं पर होते हैं हमारे ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जैसे कि हमारा डेजर्ट हो गया जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, हमें थॉर्नी श्रब्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो थॉर्नी श्रब्स होते हैं आपने देखा होगा जनरली, कैक्टस हो गया इसका एक एग्जाम्पल,
कैक्टस की जो लीव्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है, थॉर्नी होती है, मतलब कि कांटे वाली होती हैं, और वैक्सी भी आपको देखने को मिलेगा कि एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है उनके ऊपर अगर टच करोगे तो। सो व्हाई इज़ दैट, जिससे कि वाटर कम से कम लूज़ हो। अब क्या होता है कि प्लांट्स के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिससे वो वाटर को लूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है किनके अंदर, जो हमारे ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं विच ग्रो इन डेजर्ट। तो टुंड्रा वेजिटेशन जो होती है ये कोल्ड पोलर रीजन के अंदर होती है जहाँ पर मोइसिस और लीचेंस होते हैं। डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, तो फॉरेस्ट का डिविजन्स करा हुआ है हमने, जब जब वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर अपनी लीव्स को शेड नहीं करते। फिर आते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ के जो ट्रीज़ हैं या फिर जो प्लांट्स हैं वो पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को शेड करते हैं जिससे कि वो कंजर्व कर सकें मॉइस्चर को, वाटर को, ठीक है। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर फर्दर इसको क्लासिफाई करा गया है ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर, जो कि आप शायद बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। फॉरेस्ट जो है वो हमारे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पार्ट कवर करते थे, बट अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वैनिश होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी सैड। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं? तो प्लांट्स शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और इसी तरीके से एनिमल्स भी प्लांट्स की हेल्प करते हैं, क्योंकि एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से एक इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। लेकिन ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, हम लोगों की दखल अंदाजी की वजह से जो ये पूरा नेचुरल सिस्टम चल रहा होता है ये क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। यहाँ तक कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इतनी ज़्यादा वनरेबल और एंडेंजर्ड हो गई हैं कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। ये जो पांडा आपको क्यूट सा देखने को मिल रहा है पिक्चर के अंदर, ये पांडा 2050 तक एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। एक्सटेंशन का मतलब होता है दे में बी नॉट अवेलेबल ऑन अर्थ एनी मोर, तो ये अर्थ के ऊपर नहीं देखने को मिलेंगे ऐसे एनिमल्स। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पे, ख़त्म होने की कगार पे, अभी हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं नेचुरल मैन मेड जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। हम लोग जो फॉरेस्ट को कट करे जा रहे हैं अपने यूजेस के लिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन ऐसा नहीं है कि एनिमल्स का ही होता है, इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग विथ प्लांट्स एंड अदर वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, इन सब के साथ भी हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। फॉरेस्ट फायर्स मतलब जंगलों में अपने आप से आग लग रही है। सुनामी और लैंडस्लाइड्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक्सटेंशन के अंदर। अब एक और चीज़ है जिसकी वजह से हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो खतरे में है, पोचिंग एक्टिविटीज़। पोचिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं राइनोसॉरस को। अब राइनोसॉरस का सींग बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है, तो अब लोग क्या करते हैं, इसके सींग को काट कर अपने यूज़ में ले लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि जो एलिफेंट के टीथ्स होते हैं उन्हें भी तोड़ देते हैं। अच्छा, कुछ लोग टाइगर्स को मार के जो उनकी स्किन होती है उसका कोट बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी सैड है, काफ़ी बुरी बात है। और ये रहे वो सारे एनिमल्स जिनको पोच करा जाता है, जिनकी बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट यूज़ करा जाता है। जैसे पीकॉक है, पीकॉक के क्या फैदर्स यूज़ करे जाते हैं। अच्छा, आप क्या बता सकते हो कि क्रोकोडाइल का क्या पार्ट पोच करा जाता है? कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट करके बताना है। तो मेजर्स फॉर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने? एक तो देखो, नेशनल पार्क्स बना दिए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए हैं, जिससे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्व रह सके। इसका देखो सिंपल मतलब ये है कि ये वो जगहें हैं जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है या फिर उसके ऊपर बैन लग चुका है। तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो अच्छे से रह सकते हैं यहाँ पर। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स, इनको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंजर्व कर रही है, बचा के रखना चाह रही है, जिससे कि ये डिप्लीट ना हो, ख़त्म ना हो जाए। तो इस चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है, मेहनत कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट कर रही है, लोगों को बता रही है कि देखो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे काटो मत। वन महोत्सव क्रिएट करवा रही है गवर्नमेंट, जिससे कि लोग क्या हों,
लोगों को एनकरेजमेंट मिले कि हम लोगों को कंजर्व करना चाहिए हमारे फॉरेस्ट को। स्कूल चिल्ड्रंस को भी एनकरेज करा जा रहा है कि वो बर्ड वॉचिंग करें, नेचर कैंप्स को विजिट करें और जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से ट्रीट करें और अच्छे से उन्हें रखें। किलिंग एंड हंटिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल शुड बी बैंड। ये चीज़ भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हमारी वर्क कर रही है इस चीज़ के अंदर कि किसी भी बर्ड को या एनिमल को मारना क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स हैव बीन बैंड। तो ये सारे एनिमल्स हैं जिनको अगर आपने मार दिया तो आपको जेल भी हो सकती है एंड इट इज़ बैंड। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स have been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited। तो यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल ग्रुप टाइप समझ लो आप जो बने हुए हैं, जिन लोगों ने बैन लगाया हुआ है कि आप किसी भी एनिमल या बर्ड को एक जगह से दूसरी जगह बेच नहीं सकते। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इस चैप्टर के सैम्पल पेपर और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेंबर बनना होगा। मेंबर बहुत ही सिंपल है बनने के लिए। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके आप सिंपली मेंबर बन सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आखिरकार क्रोकोडाइल के अंदर ऐसा क्या पार्ट है जो पोच करा जाता है, क्या पार्ट यूज करा जाता है क्रोकोडाइल का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो।